कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मिर्जापुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत भोला था। दिन भर काम करके पैसे कमाता था। उसके अच्छे स्वभाव का बहुत सारे लोग फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन रमेश गांव से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक भैंस दिखाई दी जो बहुत थकी हुई थी। रमेश उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भैंस उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे ये भैंस किसकी है भाई? कब की यहाँ बैठी है और बहुत थकी हुई भी लग रही है। अरे क्या पता किसकी है, कल से यही बैठी है, ना उठती है ना कहीं जाती है। क्या ये किसी की नहीं है क्या? अरे किसी की होती तो वो लेने जरूर आता, लेकिन इसे लेने भी कोई नहीं आया। अच्छा, इसे पानी पिलाता हूँ, काफी भूखी भी लग रही है। रमेश उस भैंस को उठाने की कोशिश करता है। अरे उठ जा, तूने कल से कुछ खाया भी नहीं है। चल तुझे पानी पिलाता हूँ, चल मेरे साथ हैंडपंप पे। रमेश के ऐसे बोलते ही भैंस उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। रमेश उसे एक हैंडपंप पर लेकर गया, उसे पानी पिलाया और उससे कहा, अरे भैंस, तू तो मेरे कहने पर उठ भी गई और पानी भी पी लिया। अब ये भी बता दे कि तेरा मालिक कौन है। अगर तुम्हारा कोई मालिक नहीं है तो तुम मेरे साथ आओ, मैं भी अनाथ हूँ। आना चाहोगी मेरे साथ? रमेश अपने घर के लिए निकल पड़ा। वो भैंस भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रमेश अपने घर पहुंच गया और भैंस उसके आंगन में खड़ी हो गई। भैंस, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। रमेश ने उस भैंस के लिए ताजा ताजा घास लाई। भैंस ने मजे से वो घास खाई। इस तरह अब वो भैंस रमेश के साथ ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रमेश के कुछ दोस्त उसके घर आए। अरे भाई रमेश, कहाँ हो? कितने दिनों से हमें मिलने ही नहीं आए। भाई रमेश, दरवाजा खोल। रमेश दरवाजा खोलता है। अरे कितने दिनों बाद आए हो, आओ ना। रमेश और उसके दोस्त गप्पे मारने लगे। अरे रमेश, तूने भैंस ले ली है? तेरे दरवाजे के बाहर देखी हमने। अरे वो ऐसे ही, मेरे जैसे ही अनाथ है बेचारी, मेरे साथ ही रहती है। उसके साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रमेश, फिर तू उसका दूध बेचकर कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेता? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन करके देखना पड़ेगा यार। गप्पे मार के रमेश के दोस्त चले गए और रमेश अपने दोस्तों की बातों पर सोचने लगा। अगली सुबह जल्दी उठकर वो अपनी भैंस का दूध निकालने गया, लेकिन उसकी भैंस दूध नहीं दे रही थी। अरे ये भैंस दूध क्यों नहीं देती? जाने दो, शायद दूध देने वाली भैंस नहीं है। रमेश उसे घास डालकर अपने काम पर चला गया। शाम होते ही रमेश काम से वापस आया और अपनी भैंस को आंगन में बैठा देख उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। बातें करते करते बहुत समय बीत गया। वो घर के अंदर गया, खाना बनाया और खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, इसीलिए वो आंगन में टहलने गया। जब वो आंगन में गया, उसने देखा कि उसकी भैंस कहीं जा रही है। ये भैंस इतनी रात को कहाँ जा रही है? चलो देखता हूँ। भैंस कहाँ जाती है ये देखने के लिए रमेश उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो भैंस गांव के बाहर एक पहाड़ी पे चली गई। उस पहाड़ी के यहाँ एक बड़ा सा चींटियों का घर था। भैंस वहां जाकर दूध देने लगी। ये सब देखकर रमेश हैरान हो गया। अच्छा, तो इसीलिए ये मुझे दूध नहीं देती। रमेश उस चींटियों के घर के थोड़ा नजदीक गया। उसे वो जगह थोड़ी अजीब सी लगी। उसने वहां खोदना शुरू किया। थोड़ी देर तक खोदने के बाद उसने सारी मिट्टी हटा दी। उसे वहां अंदर एक सुरंग दिखाई दिया। हिम्मत करके वो उस सुरंग के अंदर गया। सुरंग के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक सोने, हीरे और मोतियों से भरा पेड़ है। ये देखकर वो चौंक गया। ये क्या? मैं सपना तो नहीं देख रहा? सोने का पेड़? हाँ रमेश, मैं एक जादुई सोने का पेड़ हूँ। तुम्हारी भैंस हर रोज यहाँ आकर दूध देती है, जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा हूँ। बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा खुद का मकान चाहिए। तुम मेरी एक टहनी तोड़कर उसे दुकान में बेच दो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपना खुद का घर खरीद सकते हो। ठीक है। रमेश ने उस सोने के पेड़ की एक टहनी तोड़ ली। गांव आकर उसने वो टहनी बेच दी। उसे बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिले। इन पैसों से बाद में उसने अपना एक खुद का घर खरीदा। इसी के साथ अपने भैंस के लिए एक अलग कमरा भी बनवाया। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए। वो फिर एक बार उस जादुई पेड़ के पास गया। हे जादुई पेड़, मुझे थोड़े और पैसे मिल सकते हैं? तुम्हें और पैसे क्यों चाहिए? मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अनाथ बड़ा हुआ हूँ वैसे और कोई ना हो।
इसलिए मैं अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोलना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? ये विचार अच्छा है। तुम एक काम करो, मेरी कुछ टहनियां तोड़ कर ले जाओ, तुम्हें खूब सारे पैसे मिलेंगे। पेड़ के कहे अनुसार रमेश ने कुछ और टहनियां तोड़ ली। वो टहनियां भी उसने गांव आकर बेच दी, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से उसने गरीब लोगों की मदद की और इसी के साथ साथ एक बच्चों के लिए अनाथ आश्रम भी खोला। अब वो अकेला नहीं था, उस पर कई सारे अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। उसने वो जिम्मेदारी खूब निभाई और ऐसे ही एक दिन अपनी भैंस से कहा, हे भैंस, तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं सभी लोगों की मदद कर सकता हूँ। इस तरह रमेश और भैंस उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। रमेश ने जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा और उन सारे अनाथ बच्चों के साथ वो खुद का परिवार पाकर बहुत हंसी खुशी रहने लगा। शामगढ़ नाम के गांव में एक रवि नाम का आदमी रहता था। रवि एक माली था। वो दिन भर पौधों की देखभाल किया करता था। उसके घर में उसकी माँ और पिताजी रहा करते थे, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। रवि अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखता था। उसने बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, अरे बेटा रवि, हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो और हम है कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप दोनों मेरे साथ हो, क्या ये कम है? बहुत तरक्की करो मेरे लाल। अगले दिन रवि बाग में काम कर रहा था। तभी उस बाग का मालिक उसके पास आया। अरे वाह रवि, ये बाग तो तूने बहुत अच्छी तैयार कर ली है। क्यों ना हम इसमें और नए पौधे लगा दे, जिससे बाग और खूबसूरत लगे। जी, जैसा आप चाहे मालिक। ये पैसे लो और खुद के हिसाब से जो अच्छे फूल और फल लगे उनके पौधे लेकर आना। जी मालिक, कल ही लेकर आऊंगा। अगले दिन रवि दुकान में फूलों और फलों के पौधे खरीदने के लिए गया। अरे भाई, ये पौधे इतने महंगे क्यों दिए? अरे महंगे कहा, बाहर भी तो यही रेट शुरू है। लेना है तो लो। क्या जमाना है, चीजों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। रवि वो पौधे खरीद कर लाया और उन्हें बाग में लगा दिया। अपना काम खत्म करके वो बाग में बैठा ही था कि तभी उसके मन में एक कल्पना आई। ये लोग कितने महंगे पौधे बेचते हैं। अगर इन्हें घर में बनाया तो इतने पैसे नहीं लगेंगे। शाम को काम खत्म करके रवि अपने घर चला गया। उसके पिताजी आंगन में बैठे थे। अरे आ गए बेटा, आज जल्दी काम खत्म हो गया क्या? हाँ पिताजी, आज जरा जल्दी काम खत्म हो गया, इसी वजह से मैं जल्दी घर आ गया। और बाकी काम कैसे चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है पिताजी। आज मैं पौधे खरीदने एक दुकान में गया था। उस पौधे वाले ने बहुत महंगे पौधे बेचे, जैसे कि वो कोई खाने की चीज बेच रहा हो। अरे बेटा, आजकल हर एक चीज के दाम बढ़ गए हैं। हमारी दवाइयों से लेकर खाने की चीजों तक। पौधों के दाम कैसे कम होंगे बेटा? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप पिताजी, यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्यों ना तुम खुद ही पौधों के कलम बनाओ। आपका विचार अच्छा है, मैं सोचता हूँ। पूरी रात रवि अपने पिताजी के बात पर विचार करता रहता है। अगली सुबह जल्द ही उठकर वो घर के बाहर निकलता है। तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे रवि, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पिताजी, आपने कल जो कल्पना दी है ना, उसी पे अमल करने जा रहा हूँ। रवि बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है। उसके बाद दुकान में जाकर अच्छे बीज और पौधों के लिए खत खरीदता है। ये सब लाकर वो घर में रख देता है और अब काम पर चला जाता है। अपना काम जल्द ही खत्म करके वो घर आता है और घर आते ही उन पौधों के कलम बनाने में जुट जाता है। ये सब देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे माँ, मैं पौधों के कलम तैयार करूंगा और उन्हें बेचूंगा। इससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। अच्छा विचार है रवि, मेरी कुछ भी मदद लगे तो बताना। हाँ माँ, जरूर। कुछ ही दिनों में रवि ने अपने खुद के 100 पौधे तैयार कर लिए। वो पौधे बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। उन्हें फूल आना भी शुरू हो गया था। हर रोज की तरह रवि अपनी बाग में काम कर रहा था। तभी बाग की मालकिन वहां आई। अरे रवि, हमारे बगीचे में गुलाब के फूल कुछ कम है। बाजार जाओ और अच्छी गुलाब की कलम लेकर आओ। ये लो पैसे। मालकिन जी, मैंने खुद कुछ गुलाब की कलमें बनाई है। अगर मैं उनमें से कुछ कलमें लेके आऊँ तो आपको चलेगा? अरे वाह, तुम्हें कलम भी बनाना आता है रवि, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ लेकर आओ वो कलम। जी मालकिन, कल ही लेकर आता हूँ। रवि खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाकर ये खुशखबर अपने माँ को सुनाता है। अरे माँ, मालकिन ने मुझे मेरी गुलाब की कलमें लेकर आने बोला है। सच में? ऐसे ही तरक्की करो मेरे बेटे। अगले दिन रवि कुछ गुलाब की नई कलमें लेकर मालिक के घर जाता है। वो कलमें देखकर मालिक और मालकिन बहुत खुश होते हैं। अरे रवि, ये सारी कलम कितनी सुंदर है। हमें तो ये सब चाहिए। हाँ मालिक, ले लीजिए। कब बनाई ये कलम तुमने?
बहुत ही सुंदर है। मालकिन जी, काम खत्म करने के बाद मैं घर पे जाकर यही करता हूँ। जो भी पेड़ या पौधा मिले उसकी टहनियाँ लेकर उन्हें विशेष तरीके से काटकर उनसे ये कलम बनाए जाते हैं। सच में रवि, तुम प्रशंसा के काबिल हो। मालकिन, मैं ये सारे पौधे बगीचे में लगा दूं? अरे हाँ, लगा दो, सारे के सारे लगा दो। रवि ने वो सारे कलम बाग में लगा दिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वो सारे पौधे बहुत खिल उठे। बाग बेहद खूबसूरत दिखने लगी। आने जाने वाले सारे लोग उस बाग की खूबसूरती निहारने लगे। ऐसे ही एक दिन मालिक और मालकिन की शादी की सालगिरह पर उनके घर एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आए सारे लोगों को उनकी बाग बहुत पसंद आई। वो सारे लोग भी उन पौधों की मांग करने लगे। तभी मालिक ने रवि को बुलाया। अरे रवि। जी मालिक। ये सारे मेरे दोस्त हैं। क्या तुम इनके घर पर भी ऐसे ही खूबसूरत कलम देकर आओगे? जी मालिक, क्यों नहीं। इनके घर का पता लिख लो और उन्हें भी ऐसे ही बहुत खूबसूरत कलम देकर आना। जी मालिक। रवि उनके घर का पता नोट कर लेता है। अगले दिन जरूरत के कलम लेकर वो उनके घर जाता है। रमेश जी, आपको कलम चाहिए थे ना? अरे हाँ हाँ, आओ ना, ये यहाँ लगा दो कलम। बहुत खूबसूरत है ये कलम। जी धन्यवाद साहब। ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसे ही रवि सभी लोगों के घर जाकर कलम बेच आता है। अगले दिन वो अपने काम पर जाता है। अरे रवि, तुम मेरे दोस्त के यहाँ कलम देकर आए क्या? हाँ मालिक, मैं उन्हें कलम देकर आया। उन्हें बहुत पसंद आई। मालिक, ये सब आपकी बदौलत है। अरे मेरी बदौलत नहीं, तुम्हारी मेहनत की बदौलत हुआ है ये सब। काम करने के बाद खुशी खुशी रवि अपने घर जाता है और घर जाकर अपने माँ और पिताजी से कहता है, माँ, पिताजी, आज मुझे मेरे पौधों की वजह से पहचान मिली है। क्या हुआ है? तुम्हारी सारी कलमें बिक गई बेटा? हाँ माँ, मेरी सारी बनाई हुई कलमें बिक गई, और वो भी बहुत अच्छे दामों में। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। बेटा, ऐसे ही तरक्की करो। हाँ माँ। इस तरह रवि के बनाए हुए कलम बहुत मशहूर हो गए और वो अपने काम के साथ साथ अब अपना व्यापार भी करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा नए नए प्रयोग करते रहने चाहिए। न जाने कब कौन सा प्रयास हमें सफल बना दे। सारंगपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी राधा और उसकी लाडली बेटी कृष्णा रहती थी। राम हर दिन खेतों में काम किया करता था। दोपहर होने के बाद खाना खाने के लिए खेत में काम करने वाले वो 3-4 लोग एक जगह पर बैठ जाते थे और साथ में खाना खाते थे। अरे राम, आज तुमने डिब्बे में क्या लाया है? अरे मैंने पराठे लाए हैं। तुमने क्या लाया है? मैंने सब्जी और चपाती लाई है। भाई, तुम्हारे घर का बना पराठा बहुत अच्छा होता है, उसे खाने का हमेशा मन करता है। अरे लो ना राघव भाई, पसंद है तो खा लो, तुम्हारा डिब्बा मैं खा लूंगा। राघव और राम मिलकर खाना खाते हैं, फिर अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। घर आकर राम राधा से कहता है, अरे राधा, सुनती हो, तुम्हारे हाथ के पराठे बहुत लाजवाब है, सबको बहुत पसंद आते हैं। सच में? उसी रात राम के खेत मालिक के घर में चोरी हो जाती है। अगले दिन राम और सारे खेत के लोग मालिक के घर पे जमा होते हैं। मालिक के सारे जेवर पैसे चोरी हो जाने की वजह से अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। इसी वजह से वो खेत के सारे मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दे सकता था। भाइयों, मेरे घर चोरी होने के कारण अब मैं आप लोगों को महीने की तनख्वाह नहीं दे सकता। अब आप मेरे खेतों में आना बंद कीजिए। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। राम, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी मालिक, जैसा आप उचित समझे। अब आप लोग जाओ, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। जी। खेत में काम करने वाले सारे लोग घर चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को दूसरे खेतों में काम मिल जाता है, लेकिन राम को कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। वो घर पर ही रह रहा था। क्या किया जाए जिससे घर का खर्चा निकले? अजी, क्या हुआ है? आप सोच में डूबे हो। 15 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। अरे कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि घर का खर्चा कैसे निकाले, कुछ पैसे मिल जाने चाहिए। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? हम कुछ कर लेंगे, आप इतना मत सोचिए। अगले दिन राधा के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना मैं अपने हाथों से बनाए पराठे बेचना शुरू करूं? हाँ, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। चलो, हम कल से ही पराठे बनाएंगे। लेकिन राधा, इसमें तुम्हारी बहुत सहायता लगेगी और तुम्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी, आप उसकी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। राम और राधा अगले दिन पराठे और चटनी बनाकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। बाजार में पहले से ही एक पराठे बेचने वाला मौजूद होने के कारण उनके पराठों की ज्यादा बिक्री नहीं होती।
वो बचे हुए सारे पराठे एक अनाथ आश्रम में देकर अपने घर लौटते हैं। अजी, कोई भी हमारे पराठे खरीद नहीं रहा है। अब हम क्या करें? अरे राधा, ऐसे सोचोगी तो कैसे होगा? आज तो एक ही दिन हुआ है और तुम इतनी मायूस हो गई। थोड़ा धैर्य रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन फिर उठकर राधा जल्द ही वो पराठे बनाकर तैयार रखती है और उन्हें लेकर राम और राधा बेचने के लिए फिर से अपने ठेले पर जाते हैं। कुछ पराठे राधा घर से ही बना के लाई थी और बाकी के पराठे वो ठेले पर गर्मा गर्म बनाने लगी। उसके पराठों की सुगंध से वहाँ के लोग बहुत आकर्षित हो गए और पराठे खाने के लिए भीड़ कर दी। जी, आपको कितने पराठे चाहिए बताइए? राम, मुझे 10 पराठे चाहिए। बहुत सारा घी लगा कर देना। जी हाँ, बहुत सारा घी डालता हूँ। उनके बनाए हुए पराठे अब लोगों को बहुत पसंद आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। अब उनके दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि पराठे भी कम पड़ने लगे थे। लोग उनके पराठों के दीवाने हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उनके गांव का सबसे अमीर आदमी रामचरण उनकी दुकान पर आया और राम से कहा, अरे राम, मेरा कुछ काम है, तू करेगा क्या? हाँ, करूंगा ना, आप बताइए तो सही। अरे मेरे घर मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, तुम्हें पता है ना, हर साल मेरे बेटे के जन्मदिन पर पूरे गांव को दावत होती है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके जन्मदिन पर तुम पराठे बनाओ। जी हाँ, कर लेंगे साहब, आप चिंता मत कीजिए। हो जाएगा ना राधा? जी जी, हो जाएगा। उस दिन रामचरण और राधा अपने घर गए और सोच में पड़ गए। हम इतने सारे पराठे कैसे बनाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर ऑर्डर पूरी नहीं हुई तो हमारा नाम और रामचरण जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जबान दी है तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पूरे गांव को पराठे बनाकर देने हैं, कैसे हो पाएगा? चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर देखेंगे। तभी अचानक उनके घर में बहुत बड़ा प्रकाश आया। दोनों भी उस प्रकाश को देख के डर गए। अरे कौन है? इतना प्रकाश कहाँ से आया? अरे कौन है? सामने आओ। तभी उस प्रकाश के बीच एक आकृति बन गई और उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर वो दोनों और डर गए। तभी उस आकृति से आवाज आई, राम, राधा, डरो मत, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। राम और राधा ने हाथ जोड़े और उनसे कहा, प्रभु, आपने हमें दर्शन दिए, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप हमारे घर पर आए, हमारा जीवन धन्य हुआ। राम, क्या मांगना है मांगो, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान, हमारे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, मगर हमारा कल का पराठों का ऑर्डर कैसे पूरा करें, इसी के बारे में हमें चिंता है। राम, राधा, मैं तुम दोनों का साफ मन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, तुम दोनों के लिए ये जादुई पराठा, तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। राधा और राम भगवान का धन्यवाद देते हैं और भगवान अदृश्य हो जाते हैं। वो राम के हाथों में एक जादुई पराठा देकर चले जाते हैं। राधा, इस पराठे से अब हम कल खाना बनाएंगे। हाँ जी, ऐसा ही करेंगे। राधा और राम दूसरे दिन सुबह ही उठकर उस जन्मदिन के समारोह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राम उस पराठे से कहता है, हे जादुई पराठे, मुझे 2000 पराठे अभी के अभी बना के दे। उस जादुई पराठे से एकदम से 2000 पराठे बनकर तैयार होते हैं। उनकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि लोग मन भर कर खाते हैं। रामचरण जी के सारे मेहमानों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। ये देखकर राधा और राम बहुत खुश होते हैं। अपने मेहमानों को देखकर रामचरण भी बहुत खुश हो गए और राम से कहा, राम, राधा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ के सारे लोगों को खाना बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद साहब, आपने हम पर इतना विश्वास दिखाया, यही बहुत है हमारे लिए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद रामचरण जी। राधा और राम खुशी खुशी घर चले गए, भगवान का बहुत धन्यवाद किया और अब अपने दुकान पर अलग अलग तरह के पराठे बनाकर बेचने लगे। उस जादुई पराठे की मदद से दोनों ने खूब तरक्की की और अब गांव में पराठे वाली राधा और पराठे वाला राम नाम से जानने जाने लगे। कोमल अपने माता पिता के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो सभी लोगों की मदद भी किया करती थी। कोमल अपने माँ बाप की बहुत सेवा करती थी और उन्हें खुश रखती थी। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना दिन का गुजारा कर ही लेती और इसी वजह से गांव वालों के मन में उसने एक अलग ही जगह बना ली थी। अब पूरे भारत देश में कोरोना नाम की भयंकर महामारी छा गई थी। सारे शहरों तथा गांवों में भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे। सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। एक दिन राशन की एक दुकान पर कोमल राशन लेने गई थी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, मगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। इन लोगों के पास पहनने के लिए मास्क भी नहीं है क्या? सभी लोगों के काम भी अब बंद हो गए थे और सब लोग अपने अपने घर में ही थे। उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था।
ये सब देखकर कोमल सोच में पड़ गई थी। कोमल हमेशा आजू बाजू में क्या हो रहा है इस सब का ज्ञान रखती थी। अगली सुबह जल्दी उठकर कोमल अपनी माँ की सिलाई की मशीन पर कॉटन के कपड़े से कुछ बनाने लगती है। अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ, मास्क बनाकर देख रही हूँ। देखो कैसा है। पहला मास्क तुम्हारे लिए, लगा कर देखो। अरे हाँ, ऐसा ही होता है टीवी में। अरे माँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही मास्क बनाकर बेचूं तो लोगों के काम भी आएंगे और मैं इससे कुछ पैसे भी कमा सकूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है कोमल, तुम मन लगाकर मास्क बनाओ। ये कहकर माँ घर में चली जाती है और कोमल मास्क बनाने लगती है। देखते ही देखते कोमल ने दिन भर में 50 मास्क बना लिए और एक बैग में उन्हें भरकर वो बाजार जाकर बेचने लगी। उसके बनाए हुए मास्क सभी को बहुत पसंद आए। उसने सारे मास्क कम दाम में ही बेच डाले। अब ऐसे ही कोमल हर रोज मास्क बनाती और बाजार जाकर बेचा करती थी। ये सब देखकर उसकी पड़ोसी राधा बहुत जल रही थी। अब वो भी मास्क बनाने लगी, लेकिन उसके मास्क कोई नहीं खरीदता था क्योंकि वो बहुत महंगे थे। अब राधा कोमल से बहुत जलने लगी और एक दिन रात को चुपके से जाकर उसने कोमल के बनाए हुए मास्क पर कुछ कलर डाल दिया और सुबह मजा देखने के लिए आंगन में आकर खड़ी हो गई। कोमल सुबह उठकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जैसे ही उसने मास्क देखे वो रोने लगी और अपने माँ से कहा, माँ, ये कैसे हुआ? मेरे पूरे मास्क खराब हो गए। बेटी, चिंता मत करो, ये जरूर किसी की चाल है। तुम और मास्क बनाओ और बाजार जाके बेच आओ। कोमल अपना रोना बंद करके मास्क बनाने बैठ जाती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर में चली जाती है। ये सब कोमल देख लेती है और समझ जाती है कि ये सब राधा की करामत है। कोमल वापस अपने मास्क बनाने में मग्न हो जाती है और किसी का द्वेष नहीं करती। कोमल का यही स्वभाव उसे तरक्की की तरफ ले जाता है। अब वो बहुत सारे मास्क बनाकर बेचने लगी। उसके पास मास्क के ऑर्डर्स अब शहरों में से आने लगे। उसने अपने साथ 5 औरतों को लेकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगी। अब लोग कोमल को बड़ी इज्जत देने लगे और वो गांव में मास्क वाली कोमल के नाम से जानने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत का फल मीठा ही होता है। कानपुर नाम के शहर में बिकरू गांव में एक गुंडा रहता था। उसका नाम था विकास दुबे। उस पर 60 पुलिस केस दर्ज थे। उसी शहर के पुलिस स्टेशन में विनय सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो बहुत ही होनहार और ईमानदार थे। उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जया थी। पापा, अब थाने चले जाते हैं और माँ मुझे कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकलने देती और घर में रह के हरी सब्जियाँ खाने को देती है। अब बताओ ना पापा मम्मी को। अरे बेटा, हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें मेरी तरह देश की सेवा करनी है तो अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है पापा। अगले दिन विनय सिंह अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें ऊपर से एक अर्जेंट ऑर्डर आती है। सब पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। उस चौबेपुर थाने में जो भी हालचाल होती उस पर विकास दुबे की नजर थी। उसे घर बैठकर सारी खबरें मिल जाती थी। उस थाने के डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा जी। ऑफिसर, हमें विकास दुबे के घर जाकर उसे गिरफ्तार करना है। यस सर, हमारी तैयारी हो गई है। आप बताइए कब निकलना है। उसी पुलिस स्टेशन में विकास दुबे का एक खबरी रहता था। वो विकास को फोन कर देता है। हेलो विकास दुबे जी, आज आपके लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी खबर लाए हो आज? विकास जी, आज आपके घर पर पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है। आप सतर्क रहिए। अच्छा हुआ तुमने बताया। बाकी तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं, सब आपकी कृपा है। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अब विकास दुबे अपने साथियों को एक जगह बुला लेता है और साथियों, हमारे घर पर हमला होने वाला है, इसलिए हम सबको तैयार रहना है। पुलिस का डटकर सामना करना है। जी विकास जी, आप चिंता ना करें, हम सब बंदोबस्त कर देते हैं। चलो, हम छत पर खड़े रहकर निशाना लगाएंगे। दुबे के कुछ साथी बाहर जाकर रास्ते पर जेसीबी लगा देते हैं ताकि पुलिस की फौज अंदर ना आ सके और बाकी के साथी छत पर जाकर तैयार खड़े रहते हैं। सब लोग पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विकास के घर के पास आती है, लेकिन रास्ता जेसीबी से बंद देखकर दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचते हैं। चलो, उस रास्ते से जाते हैं। सर, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ? उस विकास दुबे को पकड़ना है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। चलो, हम उनका डटकर सामना करेंगे। जी सर, चलिए। अब सारी पुलिस फोर्स दूसरे रास्ते से विकास दुबे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनकी जीप पर ऊपर से गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में 8 पुलिस कर्मचारी और डीएसपी मिश्रा शहीद हो जाते हैं। उस जगह सन्नाटा छा जाता है।
अब पुलिस की दूसरी फोर्स रास्ते पर तैनात रहती है, लेकिन रास्ते में जेसीबी होने के कारण वो घर तक पहुंच नहीं पाते। घर तक जाने में देर होने के कारण लगभग 7 पुलिस कर्मचारी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शातिर विकास दुबे वहां से एक साइकिल लेकर भाग जाता है। अब सारे देशवासियों के मन में क्रोध की भावना उमड़ पड़ती है। सब लोग चाहते हैं कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी सख्त कर देती है और सब जगह अपना बंदोबस्त कर देती है। कानपुर की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी इत्तला कर देती है और सारे पुलिस स्टेशनों में उसकी फोटो सेंड कर देते हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात हो जाती है और लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रखती है। पूरे भारत में यह खबर हवा की तरह फैल जाती है। पुलिस अफसरों की नई टीम विनय सिंह और डीएसपी मिश्रा के घर वालों को तथा शहीद हुए सारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आश्वासन देती है, विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। अंकल, मैं बड़ी होकर अपने पापा की तरह बनूंगी और विकास दुबे जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। हाँ बेटी, तुम बेशक पुलिस अफसर बनोगी। सारे लोग वीर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इधर विकास इस गांव से उस गांव में जाते ही रहता है। वो किसी राह चलते बाइक सवार की मदद लेकर दिल्ली जाने के लिए निकलता है। उसके करीबी रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से वो दिल्ली पहुंच गया, मगर वहां जाते ही उसे पुलिस तैनात दिखाई दी और वो उसी रास्ते से फरीदाबाद वाले रास्ते पर निकल पड़ा। फरीदाबाद जाकर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। उन पैसों से उसने मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें खरीदी। साथ में एक अखबार भी खरीद लिया। अखबार से उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने मार दिया है। अब वो बहुत डर गया। लगता है ये लोग मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश जाना चाहिए। पुलिस मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगी। अब विकास गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी पुलिसों का सख्त पहरा है। अगर मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर छुप जाऊं तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यूपी पुलिस अब एमपी पुलिस को इत्तला कर देती है और एमपी पुलिस भी अब बहुत सतर्कता से काम करने लगती है। एक दिन मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में विकास दुबे भी होता है। तभी मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी की नजर विकास दुबे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। आखिर पुलिस वहां आकर विकास दुबे को पकड़ लेती है। एमपी पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपने जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा और पुलिस ने उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। सारे देशवासियों को यह खबर सुनकर खुशी हो गई और एक तरफ गम भी था कि हमारे देश के होनहार सेवक बेवजह मारे गए थे, मगर आज उन शहीद पुलिस वालों को सच में श्रद्धांजलि मिली थी।